हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूं तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी के मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी का मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपको अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको आपको क्लियर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरा, आपको इसमें लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और इसके तहत आपको डेली बेस के आधार पर अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम से संबंधित है, मेंस से संबंधित है, इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। एक जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो प्लस कोर्स का और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और यहाँ यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका 72,000 है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीएस का दूसरा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है। ये चारों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। फिर आप पूछेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। अर्थात इसमें जो पर्सनल कोच है और जो डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है मेंस का, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज जैसे देश की सर्वोच्च सेवा की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रशिक्षक मेंटोर की ज़रूरत होती है और एक ऐसा मेंटोर जो आपको सही गलत क्या है वो बताए, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे, आपके कमज़ोर पक्षों पर ध्यान लगाए, आपको उस पर मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। ये आपको क्या होता है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। फिर जीएस के साथ साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 24,750 का है। और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की है
तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास कर सकते हैं। और फिर अनअकैडमी के द्वारा जो है एक कॉम्बाट की शुरुआत की गई है जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर आधारित है, और आपके लिए कई सारे प्राइजेज जीतने का अवसर भी है इसमें। तो आप इसमें केवल इनरोल करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें जो कंटेस्ट फॉर्मेट है वो 6 मंथ का जो यूपीएससी एग्जाम के रह गए हैं, आप उसमें देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा 28 अक्टूबर को कई सारे कोर्सेज की शुरुआत की गई है। तो उस कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि 28 दिसंबर को जो कोर्सेज की शुरुआत की गई है, इसकी पहली विशेषता है कि इसमें प्रीलिम्स का आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस मिलेगा, आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रोग्राम साथ साथ चलेगा। तो आप इस प्रोग्राम में सब्सक्रिप्शन लेके शामिल होकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही 2021 के लिए इंग्लिश मीडियम में एक्सपेडिशन बैच, हिंदी मीडियम में लक्ष्य बैच जो 6 महीने का रह गया है, 2022 के लिए 1 साल का एक्सपेडिशन बैच, तो हिंदी माध्यम में 1 साल का लक्ष्य बैच, और फिर यहाँ पर 2023 के लिए भी है 2 ईयर्स का, तो यहाँ पर भी 23 2 वर्षों का। तो आप किसी में भी जिसमें आप अपीयर्ड होना चाह रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी कोई अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि नए साल में इसका प्राइस हाइक करेगा, तो फिर आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना पड़ेगा। और अभी यदि आप ले लेते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन पर आप इसको प्राप्त कर जाएंगे। तो आप जल्दी कीजिए, समय कम है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज या कल में आप इसे ले लें। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है एक बार फिर से। मुगल काल जो लेक्चर चल रहा है सीरीज, तो मुगल काल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक से रिलेट करने के लिए जैसे हम लोग हर एक सीरीज में करते आ रहे हैं, हर एक लेक्चर के प्रारंभ में, वैसे ही इसमें भी हम करेंगे कि सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने मुगल काल में क्या क्या कवर कर लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने मुगल काल में क्या क्या कवर किया है, तो सबसे पहले हम लोग मुगल काल में पावर को कर चुके हैं, इस पर 2 लेक्चर। फिर इस टॉपिक में हम लोग हुमायूं को कर चुके हैं। तीसरा इस टॉपिक में बीच में हम लोग एक शेरशाह और उसका प्रशासन कर चुके हैं। शेरशाह के बाद जो है सो हम लोग अकबर के बारे में कर चुके हैं, और अकबर के बारे में पूरे डिटेल से उसके साम्राज्य विस्तार पर 2 वीडियो, उसके अर्ली लाइफ पर 1 वीडियो। फिर मुगल प्रशासन के बारे में हम लोग कर चुके हैं कि मुगल प्रशासन क्या था, इस पर भी 2-3 वीडियो है। फिर मुगल प्रशासन के बाद हम लोगों ने मुगलों की जो दक्कन नीति है, इस दक्कन नीति के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। तो मुगलों की दक्कन नीति पर आपको 3 लेक्चर मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके उम्मीदों पर मैं जरूर खरा उतरा हूँगा। और फिर एक वीडियो अकबर का राजपूत नीति पर भी आधारित था। और आज हम जिस टॉपिक पर कवर करने जा रहे हैं, तो आज इस टॉपिक पर चर्चा होने जा रहा है वो बेसिकली टॉपिक का जो नाम होगा 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत, यानी कि 17वीं शताब्दी से पहले, यानी 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत। तो 17वीं शताब्दी से पूर्वार्ध का जो भारत है बेसिकली क्या है कि इसमें 2 शासकों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें जो 2 शासक हो जाएंगे, एक हो जाएगा जहांगीर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा हम लोग इसमें शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इन दोनों शासकों के बारे में भी जो प्रशासन है ऑल ओवर हम लोग जान चुके हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है जो अकबर के द्वारा सेटअप किया गया वो, और कुछ जो परिवर्तन किए गए जहांगीर शाहजहां के समय में वो इन दोनों के साथ आ जाएगा। तो प्रशासन आप इनका जान चुके हैं। और दूसरा जो एक तरीके से कहेंगे मुगलों की दक्कन पॉलिसी है, तो दक्कन नीति आप दोनों सभी शासक का जान चुके हैं, इनकी अकबर से लेकर औरंगजेब तक की दक्कन की पॉलिसी को जान चुके हैं। तो जहांगीर और शाहजहां में हम दक्कन की नीति की चर्चा नहीं करेंगे और प्रशासन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो जान चुके हैं तो हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। और इन दोनों शासकों के बारे में जानने के बाद हम 17वीं शताब्दी की एक विशेषता के रूप में लेंगे कि क्या इस शताब्दी की विशेषता, और प्लस इस शताब्दी में क्या कुछ हमें नकारात्मक चीजें भी दिखाई देती है, उस नकारात्मक चीजों के बारे में देखेंगे। हालांकि 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, यानी कि 1750 के पहले,
तो हम शाहजहां को पूरा काउंट कर लेंगे और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जो भारत होगा जिसमें औरंगजेब का शासनकाल आएगा वो अलग एक सीरीज के रूप में अलग अलग वीडियो के रूप में हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जहांगीर और उसके शासन काल पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जहांगीर और उसके शासन काल पर जो डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग तो एक हेडिंग बनाएंगे, जहांगीर और उसका शासन काल। जहांगीर और उसका शासन काल। तो जहांगीर और उसका जो शासन काल है इसमें हम जहांगीर के जन्म मृत्यु इस सब पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, कब उसकी मृत्यु हुई, कौन किसका बेटा था, क्या था, ये जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं तो इतना आप जरूर जानते होंगे, इतना आप अपने से जरूर कवर किए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के समय में चुनौती क्या थी और किस किस चीज़ों पर हमें चर्चा करना है। चुनौती क्या थी और फिर उसका समाधान कैसे करता है, उसका समाधान ये हम लोग एक साथ देखेंगे कि उसका समाधान कैसे करता है। तो जहांगीर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके समय में पहली चुनौती आती है राज्यारोहण। और राज्यारोहण की जो चुनौती आती है वो क्या होती है, राज्यारोहण की चुनौती किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे। और ये कोई नया चीज नहीं था, मुगल दरबार में पहले भी इस तरीके से चीजें हुई है। राज्यारोहण के बाद जो जहांगीर के समय में दूसरा होता है प्रमुख, वो होता है बंगाल और बिहार में विद्रोह। बंगाल और बिहार में विद्रोह। तो बंगाल और बिहार में जो विद्रोह होता है ये अफगानों के द्वारा किया जाता है, फिर इसका कैसे निदान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा जो जहांगीर के समय की समस्या है वह है शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां का विद्रोह यानी कि जो खुर्रम है वह भी अपने पिता के अगेंस्ट विद्रोह करता है। शाहजहां के विद्रोह के बाद जो चौथा पॉइंट इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां एक प्रमुख मनसबदार, प्रमुख उमरा वर्ग, उसका भी विद्रोह होता है। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे कि नूरजहां और जहांगीर के संबंध में, नूरजहां और जहांगीर के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर लेकर के इतिहासकारों के कई तरीके के दृष्टिकोण है, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर छठा हम लोग देखेंगे कि जो जहांगीर की कुछ धार्मिक नीति है, इस धार्मिक नीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। और धार्मिक नीति पर चर्चा करने के बाद सातवां पॉइंट, जहांगीर के समय में जो अंग्रेजों का मुगल दरबार में आगमन होता है, तो अंग्रेजों का आगमन, इस शीर्षक के सहारे हम लोग जहांगीर को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जहांगीर के समय में जो है एक राजपूत वाला भी पॉइंट आएगा, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि दक्कन की नीति की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप वो जान चुके हैं, तो फिर उसके साथ संबंध चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान से रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पहले पॉइंट में कि जहांगीर के समय की सबसे पहली जो चुनौती थी और जो पहला विद्रोह था उसके शासनकाल का, वह था यानी कि बादशाह बादशाह के समक्ष, प्रमुख समक्ष पहला चुनौती। तो बादशाह के समक्ष जो पहला चुनौती या जो पहली समस्या के रूप में आया था वह था जहांगीर के जो खुद का पुत्र था, वह हुआ था खुसरो का विद्रोह। तो पहला जिसके समय विद्रोह हुआ था वो खुसरो का विद्रोह था। और खुसरो का जो विद्रोह हुआ था, बेसिकली इतिहासकारों का यह मानना है कि खुसरो शायद शासक बनना चाहता था और शासक बनने के कारण ही इसने क्या किया था, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई पहली बगावत नहीं थी, क्योंकि खुद सलीम अर्थात जहांगीर ने भी अकबर के लास्ट काल में विद्रोह किया था। जहांगीर ने भी विद्रोह किया था, आपने देखा होगा। और यही कारण है कि जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन में एक अधूरी दक्कन पॉलिसी की छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर में सलीम का विद्रोह हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बादशाह बनने के बाद खुसरो का विद्रोह होता है। शायद खुसरो शासक बनना चाहता था। और खुसरो को कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव का भी समर्थन प्राप्त था। गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। लेकिन क्या होता है कि चूंकि अन्य मनसबदारों का समर्थन प्राप्त था नहीं खुसरो को, तो बाद में तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को भी सजा देते हैं, जिस पर हम उसके धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है
कि आगरा के निकट एक युद्ध में क्या करता है कि गद्दी उत्तराधिकार की समस्या जो रहती है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले लाहौर के निकट एक युद्ध में, आगरा नहीं, लाहौर के निकट एक युद्ध में, लाहौर के निकट, ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है, लाहौर के निकट युद्ध में उसको पराजित करता है, युद्ध में पराजित करता है खुसरो को, और फिर वह विद्रोह शांत होता है, पराजित कर दिया जाता है। और जो खुसरो का पहला विद्रोह था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक बादशाह बनने के बाद वह विद्रोह क्या होता है, शांत हो जाता है। जहांगीर के समय में जो दूसरा सबसे प्रमुख विद्रोह हुआ था वह था बिहार और बंगाल में अफगानों का विद्रोह। दूसरा जो विद्रोह था, हेडिंग आप लोग भी बना लेंगे, बंगाल और बिहार में अफगानों का विद्रोह। बंगाल और बिहार में अफगानों का विद्रोह, ये जहांगीर के शासनकाल का सबसे प्रमुख विद्रोह कहेंगे एक तरीके से। और दूसरी प्रमुख चुनौती जो खुसरो के विद्रोह के बाद उभर कर सामने आया था। तो इस समय जो बंगाल और बिहार में विद्रोह करने वाले सरदार थे, जो अफगान सरदार, वैसे कि अफगानों को अकबर ने दबा दिया था, लेकिन इस समय जो अफगान सरदार विद्रोह करने वाला था उसका नाम था उस्मान खां। उस्मान खां ने इस समय विद्रोह किया था। और न केवल उस्मान खां ने विद्रोह किया था, बल्कि वह क्या, उस समय के अन्य कई और छोटे छोटे जो 12 भाइयों के नाम से जाने जाते थे, उन सभी ने इस समय में विद्रोह किया था। और दूसरा जो इस समय विद्रोह हुआ था, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अफगानों में दूसरा जो विद्रोह करने वाला था वह कौन सा था, तो एक तरीके से मूसा खां था, यह भी अफगान था। मूसा खां ने भी इसके समय विद्रोह किया था। और मूसा खां के साथ साथ 12 भुइयां कहे जाने वाले, 12 भुइयां कहे जाने वाले कहे जाने वाले अफगानों का विद्रोह हुआ था, कहे जाने वाले अफगानों का विद्रोह हुआ था। तो इससे पहले आपने देखा था अफगानों का विद्रोह कि अकबर के शासन काल में भी इन लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन अकबर के शासन काल में क्या होता है कि मानसिंह के द्वारा और मुनीम खां के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया गया था। तो जब ये विद्रोह होता है तो सबसे पहले जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है कि इन विद्रोहियों को दबाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जहांगीर के द्वारा पहले मानसिंह को भेजा जाता है। सबसे पहले जहांगीर के द्वारा किसको भेजा जाता है, मानसिंह को भेजा जाता है इन अफगान के विद्रोहों को दबाने के लिए। और मानसिंह को जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन मूल रूप से इस विद्रोह को भेजने, जो दबाने का श्रेय है वह है इस्लाम खां को। दूसरा जो अभियान भेजता है जहांगीर, वह इस्लाम खां को भेजता है। और ये जो इस्लाम खां था, सलीम चिश्ती, जो जिसके कृपा से अकबर को सलीम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो सलीम चिश्ती का पौत्र था इस्लाम खां, जो मुगल मनसबदार उमरा वर्ग में शामिल था। तो इस इस्लाम खां को भेजा जाता है। और इस्लाम खां जब बंगाल और बिहार का अभियान करता है इसको दमन करने के लिए, तो वो दो पॉलिसियों पर काम करता है अफगानों को दबाने के लिए। सबसे पहला वो क्या काम करता है, तो कूटनीतिक तौर पर अफगानों को अलग थलग करने का प्रयास करता है। कूटनीतिक तौर पर अफगानों को अलग थलग करने का प्रयास करता है, और इसमें इसको सफलता भी मिलती है, अलग थलग करना। और दूसरा ये क्या करता है कि शक्ति का प्रयोग भी करता है, इस्लाम खां शक्ति का प्रयोग भी करता है। तो इन दो नीतियों पर चलते हुए क्या करता है, वो बिहार और बंगाल को जीत लेता है। तो कूटनीति के तौर पर जो ये सबसे पहला काम करता है इस्लाम खां के द्वारा, क्या किया जाता है कि वहां पर जैसोर का एक राज होता था। तो के राजा जैसोर के राजा और अन्य हिंदू जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया। जैसोर के राजा और अन्य हिंदू जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया, हिंदू जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि ये कभी कभी इनका समर्थन भी करते थे। जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया, अपने पक्ष में शामिल कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि अफगानों को जिनसे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती थी उसको सबसे पहले क्या किया, इस्लाम खान ने कूटनीतिक तौर पर अलग कर दिया। और इसके बाद इसने क्या किया कि जब अफगान यहाँ पर कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ गए,
तो शक्ति के बल पर उसने क्या कर दिया, दमन करना शुरू कर दिया। तो शक्ति के बल पर जो दमन करता है तो सबसे पहले इसमें इसने क्या किया कि कामरूप को जीतता है। कामरूप जो समय असम था, कामरूप को जीतता है। सबसे पहले क्या करता है, कामरूप को जीतता है शक्ति के बल पर। वहां जो अफगान थे उनको दमन करता है, वहां के शासक को भी पराजित कर दिया जाता है। दूसरा वह क्या करता है कि जो सोनार गांव था उस सोनार गांव का भी अभियान करता है और सोनार गांव को जीत लेता है। सोनार गांव को जीत लिया। यहीं पर बेसिकली ये 12 भुइयां और मूसा खां का जो विद्रोही थे ये छुपे हुए थे। तो सोनार गांव का अभियान करता है और सोनार गांव को भी क्या करता है, जीत लेता है। और तीसरा क्या करता है कि इस क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए, यानी अफगानों पर और इस क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए वो क्या करता है, राजधानी चेंज करता है। तो बेहतर नियंत्रण रखने के लिए राजमहल से राजधानी ढाका स्थानांतरित करता है। राजमहल से ढाका स्थानांतरित करता है। राजमहल से ढाका राजधानी स्थानांतरित करता है, राजधानी शिफ्ट करता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से दोनों मोर्चे पर ये काम करता है और इस्लाम खां को दोनों मोर्चे पर सफलता मिलती है। कूटनीतिक तौर पर जिसने काम किया था वो भी, और जो शक्ति का प्रयोग किया था वो भी याद रखेंगे कि सबसे पहले कामरूप को जीतता है, जहां पर ये मूसा खां और 12 भुइयां छुपे हुए थे उस क्षेत्र को भी जीत लेता है और मुगल साम्राज्य मिला लेता है। और उस पूरे क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए वहां की जो पहले राजमहल राजधानी होती थी वहां से शिफ्ट करके बांग्लादेश में अभी जो ढाका का क्षेत्र है वहां पर उस प्रांत की राजधानी को बना दिया। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि जहांगीर के द्वारा इन सभी अफगानों के प्रति क्या होती है कि आगे चलकर जहांगीर के द्वारा इन अफगानों के प्रति उदारता की नीति अपनाई जाती है, शांति बहाल करने के उद्देश्य से, क्योंकि अफगान महत्वाकांक्षी तो थे ही। उदारता की नीति अपनाता है और इस उदारता की नीति के तहत क्या किया जाता है कि ये जो अफगान विद्रोह जिसमें उस्मान खां भी शामिल था, मूसा खां भी शामिल था, इन सबों को क्या किया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा कर दिया जाता है, एक उदार नीति अपनाता है और जेल से रिहा कर देता है। और कुछ अफगानों को तो मुगल उमरा वर्ग में स्थान भी प्राप्त हो जाता है। कुछ अफगानों को मुगल उमरा वर्ग अर्थात प्रशासन में स्थान देता है। लेकिन जो जहांगीर ने उदारता की नीति अपनाई थी उसका फल ये भी हुआ कि चाहे उस्मान खां हो या मूसा खां हो जिसको मुगल उमरा वर्ग में शामिल किया था, इन लोगों ने फिर जहांगीर के समय कभी विद्रोह नहीं किया। लगभग जहांगीर से लेके शाहजहां के समय तक जो पूर्वी भारत का प्रदेश है जिसमें बंगाल, कुछ बिहार, कुछ उड़ीसा, कुछ असम, कुछ बांग्लादेश का एरिया था, लगभग शांत बना रहा। अफगानों की महत्वाकांक्षा क्योंकि उनके प्रशासन में पार्टिसिपेशन की होती थी तो वो जहांगीर ने उनको फुलफिल कर दिया था, जेल से अधिकांश को रिहा कर दिया था। इस समय जहांगीर को आगे चलकर फिर अफगान विद्रोह का कोई सामना नहीं करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अफगान मोर्चे पर जो बंगाल बिहार में जहांगीर के समय विद्रोह हुआ था उसमें जहांगीर सफल होता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा जो जहांगीर के समय में विद्रोह होता है वह होता है जिसको हम लोग कहते हैं शाहजहां या शहजादा खुर्रम का विद्रोह। शाहजहां का विद्रोह, तो शाहजहां का जो विद्रोह था इससे साम्राज्य को काफी परेशानी भी होती है। और शाहजहां का जो विद्रोह था यह 1622 से लेकर 1626 तक शाहजहां का विद्रोह लगभग 4 वर्षों तक चलता है। तो शाहजहां के विद्रोह जो थे क्यों हुआ था, किस तरीके से हुआ था, कैसे इसका दमन होता है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले शाहजहां का विद्रोह क्यों, फिर शाहजहां शाहजहां क्या चाहता था, इस समय शाहजहां क्या चाहता था। तीसरा इस समय हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का दमन कैसे होता है, विद्रोह का दमन कैसे होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के इस विद्रोह का असली प्रभाव क्या होता है, वो ध्यान में देखें। तो इस समय विद्रोह जो होता है इसका मूल रीजन क्या था कि 1622 ईस्वी में ईरान के शासक शाह तहमास्प था, ईरान का शाह द्वारा ईरान का शाह ने कंदहार पर अधिकार कर लिया था। कंदहार पर अधिकार कर लिया था, ये यहाँ की मूल समस्या थी, अधिकार कर लिया था।
और जब ईरान के शासक ने यहाँ पर कंधार पर अधिकार कर लिया था, तो जहांगीर ने आदेश दिया था शाहजहां को। जहांगीर ने मुगल सेना के साथ लेकर इसको आदेश दिया, जहांगीर ने आदेश दिया कि वह कंधार की ओर कूच करे। जहांगीर ने आदेश दिया कि वह मुगल सेना का सेनापति बनकर कंधार की ओर कूच करे, यानी कि कंधार रवाना हो। इसी से शाहजहां का विद्रोह जुड़ा हुआ था, यानी कि 1622 में ईरान के शासक के द्वारा एक तरीके से जहांगीर और ईरान के शासक के साथ काफी दोस्ती थी, लेकिन उसी दोस्ती में उसने एक तरीके से क्या किया कि आक्रमण करके कंधार पर अधिकार कर लेता, और फिर जहांगीर क्या करता है कि जब तक कुछ संभलता है जहांगीर, तब तक पूरे तरीके से शाह द्वारा कंधार पर अधिकार कर लिया गया था। फिर जहांगीर के द्वारा शाहजहां को आदेश दिया जाता है कि वो कंधार मुगल सेना लेकर जाए और वहां से शाह तमास्प को हटाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शाहजहां के द्वारा कंधार अभियान पर जाने से इनकार कर दिया जाता है। शाहजहां ने कंधार जाने से इनकार कर दिया। ये यहाँ पर मूल पॉइंट है। अब जब ये जाने से इनकार कर दिया तो शाहजहां क्या चाहता था और क्यों जाने से इनकार कर दिया, तो सबसे पहले क्यों किया। सबसे पहले इसका मूल कारण यह था कि शाहजहां को लगता था कि यदि वो कंधार अभियान पर जाएगा, उसका अपना सोच था और जो शायद सही भी था कि लड़ाई लंबी चलेगी, यानी कि कंधार बहुत जल्दी जीतना संभव नहीं है, यह लड़ाई जो है तो लंबी चलेगी, पहला। और दूसरा इसका मानना था कि यदि यह लड़ाई लंबी चलती है तो वह लंबे समय तक यदि राजधानी से बाहर रहता है, लंबे समय तक यदि वह बाहर रहता है, तो दरबार में उसके खिलाफ दरबार में साजिश रचा जा सकता है, ऐसा शाहजहां का सोच था। वास्तव में इस समय की जो परिस्थितियां थी कि शाहजहां का जो यह सोच था कि लड़ाई लंबी चलेगी, ये वास्तव में होता क्या ये कहना कठिन काम है, लेकिन यदि कंधार का अभियान होता तो हो सकता है कि लड़ाई लंबी चल भी सकती। और दूसरा, वह लंबे समय तक यदि बाहर रहता तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र होता, साजिश रची जाती, ऐसी शाहजहां की सोच थी। और संभवतः इस तरह की कुछ चीजें थी भी, क्योंकि इस समय क्या था कि नूरजहां ने शहरयार को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। बादशाह के पद के लिए नूरजहां ने शहरयार को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। और शहरयार कौन था, तो शहरयार जो था नूरजहां की का दामाद था, क्योंकि जहांगीर तो नूरजहां की प्रथम शादी जो शेर अफगन से हुई थी, तो शेर अफगन से एक पुत्री हुआ था नूरजहां को, जिसका नाम था लाडली बेगम। तो लाडली बेगम का नूरजहां ने शादी करवा दिया शहरयार से, और शहरयार को वो प्रमोट करने लगी थी बादशाह के पद के लिए। तो ये शाहजहां देख रहा था, वाच कर रहा था, और शायद यही कारण है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता था लंबे समय। खैर जो भी हो, तो विद्रोह का जो दमन होता है कि शाहजहां के विद्रोह को दमन करने के लिए महावत खां को नियुक्त किया जाता है, जो प्रमुख मनसबदार था जहांगीर के समय में। महावत खां को नियुक्त किया जाता है, और शाहजहां के द्वारा इस समय जो है सो जब महावत खां को नियुक्त किया जाता है, यहाँ से भागकर ये मालवा पहुंचता है। मालवा में भी इसका पीछा किया जाता है, मालवा से भागकर ये गुजरात जाता है, गुजरात में इसका पीछा किया जाता है। फिर जाकर ये क्या करता है, शाहजहां दक्कनी राज्यों में आश्रय ले लेता है, दक्कनी राज्य में। और इसीलिए जहांगीर के समय कुछ दक्कनी पॉलिसी में जो निरंतरता की कमी थी, जो बीजापुर गोलकुंडा जैसे शासकों को बढ़ चढ़कर बढ़ने का मौका मिला, उसका एक रीजन यह भी था कि खुद शहजादा खुर्रम दक्कनी राज्यों से जाकर मिल चुका था कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक युद्ध में महावत खां के द्वारा जो है सो शाहजहां को पराजित भी किया जाता है। और बाद में जब शाहजहां को लगता है कि विद्रोह करके वो गद्दी प्राप्त नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या करता है कि क्षमा याचना मांग करता है, और क्षमा याचना मांग करने के बाद जहांगीर ने भी उसे क्या किया, क्षमा कर दिया। हालांकि जहांगीर भी यह सोचता था कि चूंकि उसको भी लग रहा था कि उचित अवसर है शाहजहां को माफ कर दिया जाए, और इसलिए शायद उसने माफ कर दिया।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे प्रभाव यह हुआ, प्रमुख प्रभाव, कि मुगलों के हाथ से कंधार जो है वो निकल गया। मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। हालांकि आगे देखेंगे कि फिर से कंधार जो है मुगल के कब्जे में आएगा, लेकिन इस समय तत्काल क्या हुआ कि मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया, जो कुछ समय तक ईरान के शाह के कब्जे में बना रहा। ये ध्यान में रखेंगे, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव इसका यह भी हुआ कि क्योंकि जब शाहजहां का विद्रोह हुआ था तो जहांगीर का भी ध्यान चला गया शाहजहां को के विद्रोह को दबाने में। महावत खां जो प्रमुख मनसबदार था वह भी शाहजहां के विद्रोह के दबाने में लग गया था। तो दूसरा जो इसका प्रभाव हुआ, दक्कनी राज्यों को प्रसार करने का मौका मिल गया। दक्कनी राज्यों को प्रसार करने का मौका मिल गया। पहला तो हाथ से कंधार निकल गया, और दूसरा क्या हुआ कि दक्कनी राज्यों को विस्तार करने का मौका मिल गया। और मुगलों के अधीन जो एक उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम नहीं था कि बादशाह कौन बनेगा, वो फिर से खामियां एक बार शामिल आ गई, सामने आ गई, क्योंकि ये कंटिन्यू चला रहा था। आपने देखा था कि बाबर के बाद जब हुमायूं हुए तो उनके भाइयों के बीच हालांकि संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन जो तैमूरी परंपरा थी उसके कारण हुमायूं को राज्य बांटना पड़ा। आगे चलकर देखते हैं कि आप अकबर के समय में भी, जब अकबर 1601-2 में दक्षिण में था, तो उसी समय उत्तर भारत में सलीम का विद्रोह हो जाता है, जहांगीर का। और फिर जहांगीर जब बादशाह बनता है तो उसके पुत्र खुसरो का विद्रोह होगा, और शाहजहां का जब अंतिम समय आएगा तो उसके जीवित के समय में ही खुलकर उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसके 4 पुत्रों के बीच। तो ये मुगल व्यवस्था की जो एक कमजोरी थी वह भी इससे निकल कर आ गई कि मुगल उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं बना पाए थे। तो जो व्यवस्था की कमजोरी थी वो भी बाहर निकलकर सामने आ गई। यानी कि शाहजहां के विद्रोह का प्रभाव 3 स्पष्ट पॉइंटों में याद रखना है कि पहला, कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। दूसरा, दक्कनी राज्यों को फिर से प्रसार करने का अवसर मिल गया। और तीसरा, कि मुगल व्यवस्था की जो उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम का अभाव था उसकी कमजोरी फिर से एक बार सामने निकल कर आ गई। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो जहांगीर के समय में विद्रोह हुआ था वह था महावत खां का विद्रोह। महावत खां का विद्रोह। तो महावत खां कौन था, ये तो आपने जस्ट अभी शाहजहां के विद्रोह के समय देख लिया है कि महावत खां कौन था और किस तरीके से था। तो महावत खां का जो विद्रोह होता है, यह विद्रोह जो होता है 1626 ईस्वी में महावत खां का विद्रोह होता है। और महावत खां का जो विद्रोह होता है, बेसिकली इसके विद्रोह के 2 कारण थे। पहला कारण क्या था कि महावत खां के साथ क्या था कि दरबार में कुछ लोग ऐसे थे, दरबार में यानी कि जहांगीर के दरबार में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो तो महावत खां का पर कतरना चाहते थे, जो महावत खां का पर कतरना चाहते थे, पर कतरना चाहते थे। तो एक इसको पता ये चल चुका था, और दूसरा इसी समय क्या होता है कि महावत खां से उसके उसके जागीर का हिसाब देने के लिए कहा जाता है। महावत खां को उसके जागीर का हिसाब देने के लिए कहा जाता है। हिसाब देने के लिए कहा जाता है। हिसाब देने के लिए कहा जाता है। ये 2 इसका विद्रोह का कारण था। जाहिर सी बात है कि महावत खां असंतुष्ट इसलिए था, और उसके पर कतरने का कारण क्या था, क्योंकि वो प्रमुख मुगल उमरा वर्ग था जहांगीर के समय का, और उसने शाहजहां के विद्रोह का जब दमन किया था तो उसका ओहदा दरबार में क्या हुआ था, बढ़ गया था, क्योंकि उसने शाहजहां के विद्रोह का दमन किया, बादशाह का चहेता बन चुका था, तो उसका ओहदा बढ़ चुका था, और उसके ओहदा बढ़ने के कारण या प्रभाव क्षेत्र आप कह सकते उसका बढ़ चुका था। इसलिए दरबार में ऐसे लोग जो उसके प्रभाव क्षेत्र के बढ़ने से ज्वेलियस प्रवृत्ति के हो रहे थे, उन लोगों ने उसके पैर कतरने की, पर कतरने की योजना बना रखी। ये महावत खां को पता चल चुका था, और ठीक उसी समय जिस समय वो इसके कारण असंतुष्ट चल रहा था, उसके जागीर का हिसाब देने के लिए कहा जाता था। तो इसी समय क्या होता है कि तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसी समय क्या होता है कि काबुल जाने के लिए जहांगीर झेलम नदी को पार करते रहता है। काबुल यात्रा करता है जहांगीर, और काबुल यात्रा करने के लिए झेलम नदी वो पार करना शुरू करता है। झेलम नदी पार करना शुरू करता है। जब झेलम नदी पार करना शुरू करता है तो साथ में नूरजहां भी और कई सारे होते हैं। यहीं पर क्या किया जाता है, यहीं पर
महाबत खां द्वारा जहांगीर को बंदी बना लिया, यानी बादशाह को ही इसने बंदी बना लिया था। महाबत खां द्वारा बादशाह को बंदी बना लिया जाता है, बादशाह को बंदी बना लिया। जाहिर सी बात है कि जब बादशाह को बंदी बना लिया था तो किसी तरीके से नूरजहां और उसके कुछ सहयोगी जो है यहाँ से भाग निकलने में सफल हुए थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या है कि यहाँ पर नूरजहां की जो कूटनीति थी वो काम आई थी, नूरजहां की कूटनीति, और प्लस उसने जो साहस दिखाया था, उस नूरजहां की कूटनीति और साहस के बल पर उसने क्या किया, महाबत खां से जहांगीर को छुड़वा लिया। कूटनीति क्या थी? तो सबसे पहले क्या किया उसने, कूटनीति के तहत महाबत खां के प्रमुख सरदारों को तोड़ लिया, प्रमुख सरदारों को, यानी कि उसका जो विश्वसनीय सरदार था महाबत खां का, तो महाबत खां के प्रमुख सरदारों को फिर से तोड़ लिया। और जब फिर से तोड़ लिया तो क्या हुआ कि महाबत खां अपनी शक्ति को समझ गया कि अब उसके साथ कोई नहीं है, तो फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया और बादशाह को रिलीज कर दिया। लेकिन जो ये 26 की घटना है, और ठीक आप देखते हैं कि एक वर्ष के बाद 1627 में क्या होती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। बहुत दिनों तक वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो महाबत खां का विद्रोह था ये 1626 में किस कारण से हुआ था, ये ध्यान में रखना है, कब हुआ था और किस तरीके से जहांगीर महाबत खां के गिरफ्तारी से मुक्त होता है, तो उसमें नूरजहां के कौशल, उसके कूटनीति, उसके साहस का ही परिणाम था। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो जहांगीर और उसके समय की राजपूत नीति, जहांगीर एवं राजपूत संबंध। तो जहांगीर एवं राजपूत संबंध, आपको याद होगा कि आपको अकबर के बारे में एक पूरा लेक्चर मैंने अकबर की राजपूत नीति पर दिया था। तो जहां पर आपने अकबर की राजपूत नीति को समझा है, यदि वो आपके ध्यान में है, आपके जहन में है, तो फिर जहांगीर की पॉलिसी उसकी कंसिस्टेंट पॉलिसी का उदाहरण है। सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जहांगीर ने अकबर के नीति का ही अनुसरण किया था, अकबर के समान नीति का अनुसरण किया, अकबर के समान नीति का अनुसरण। तो जाहिर सी बात है कि अकबर के समान यदि राजपूतों के संदर्भ में जहांगीर ने नीति का अनुसरण किया था, तो अकबर ने क्या चीज की थी, तो मुगल प्रशासन में स्थान, मुगल प्रशासन में राजपूतों का स्थान, तो जहांगीर ने भी मुगल प्रशासन में राजपूतों का स्थान बनाए रखा। दूसरा, मुगल राजपूत जो वैवाहिक संबंध थे, वो कोई अनिवार्य शर्त तो नहीं था वैवाहिक संबंध, लेकिन जिस प्रकार से अकबर के समय में मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध चलता रहा, ठीक उसी तरीका से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध जहांगीर के समय में भी, जहांगीर का खुद मोटा राजा उदय सिंह के घराने में विवाह हुआ था, तो जहांगीर का खुद भी जो है राजपूत घराने में विवाह हुआ था। और जिस तरीके से राजपूतों को पद और ओहदा मिलता था अकबर के समय में, ठीक उसी प्रकार जहांगीर के समय में भी राजपूतों को पद और ओहदा मिलता रहा, इसमें उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरा, जो इस क्षेत्र में जहांगीर की सबसे प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है, वो आप जहांगीर की उपलब्धि ही कहेंगे। तो जहांगीर की जो उपलब्धि है वह है मेवाड़ के संदर्भ में, मेवाड़ के संदर्भ में। और मेवाड़ के संदर्भ में जो जहांगीर की उपलब्धि, आपने देखा है कि मेवाड़ के शासक जो महाराणा प्रताप थे, हल्दी घाटी में पराजित होने के बावजूद भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मेवाड़ के संदर्भ में क्या होता है कि जहांगीर ने एक निर्णायक उपलब्धि धारण की, और बादशाह बनने के बाद क्या होता है कि जहांगीर के द्वारा 1606 से लेके 1614 के मध्य मेवाड़ के ऊपर कई अभियान किया जाता है, मेवाड़ के ऊपर कई अभियान किया जाता है। और जब यहाँ पर कई अभियान किया जाता है तो यहाँ का जो शासक था, जिनका नाम है राणा अमर सिंह, तो 1614 में आकर राणा अमर सिंह के द्वारा क्या होता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, राणा अमर सिंह द्वारा आत्मसमर्पण हो जाता है और एक संधि हो जाती है, एक संधि हो जाती है। और जो 1614 के साथ इसमें संधि होती है राणा अमर सिंह के साथ, उस संधि के द्वारा क्या होता है, जो मुगल और मेवाड़ का संघर्ष था वो लगभग समाप्त हो जाता है।
तो इस दिशा में आप कहेंगे कि जहांगीर ने एक उपलब्धि, क्योंकि अकबर अपने समय में मेवाड़ के साथ किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाया था। यह जहांगीर को है जिसने मेवाड़ के साथ संबंधों को बेहतर परिभाषित किया, संधि समझौते के तहत उसको एक अस्थायी मोर्चे पर पहुंचा दिया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब जो जहांगीर के समय की अन्य चीजें हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, और जब स्पेस बनाएंगे तो फिर से पहले पेज पर आ गए हैं। तो सबसे पहले अब जहांगीर के समय का क्या हो जाएगा कि जहांगीर की धार्मिक नीति, जहांगीर की धार्मिक नीति, रिलीजियस जो नीति थी, पॉलिसी थी जहांगीर की, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी, इसको दो प्रकार से समझे जाने की जरूरत है, या दो वर्गों में बांटकर समझे जाने की जरूरत है। जहांगीर के कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको आप कहेंगे कि इसने उदार धार्मिक नीति का पालन किया, उदार धार्मिक नीति का पालन किया। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि उदार धार्मिक नीति का पालन किया, यहाँ पर इसकी जो नीति है, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की नीति के नजदीक आपको इसकी नीति दिखाई देगी। एक संदर्भ में इसने कुछ मामलों में उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया था, और वो नीति आप अकबर के नजदीक देखते हैं। जिस तरह से अकबर ने कई सारे टैक्सेस को माफ किया था, हिंदू धर्म के साथ मुसलमान धर्म के अनुयायियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, कुछ उसी तरीके से दिखाई देगा। ये कुछ कुछ मामले ऐसे भी दिखाई देंगे जब जहांगीर के द्वारा दिखाई देगा कि इसने अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया था, अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया था। तो जहांगीर के समय में जो सबसे पहले अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण आपको दिखाई देता है, इसका सबसे पहला उदाहरण है कि जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। हालांकि जो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, इसका यह कारण माना जाता है कि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था बादशाह बनने के लिए, खुसरो को आशीर्वाद दिया था, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और यदि वास्तव में गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का आशीर्वाद दिया था, तो एक प्रकार का राजद्रोह हो गया, क्योंकि खुसरो जहांगीर का विद्रोही था, वो एक तरीके से राजद्रोह होता है, और राजद्रोही को आशीर्वाद देना, पनाह देना भी राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। तो राजनीतिक तौर पर इतिहासकार गुरु अर्जुन देव के मृत्यु दंड को इस तरीके से व्याख्यायित करते हैं। खैर जो भी हो, दूसरा जो इसी के समय में क्या होता है, जहांगीर के समय में क्या होता है कि शेख अहमद सरहिंदी को भी बंदी बनाया जाता है, शेख अहमद सरहिंदी को भी बंदी बनाया जाता है, सरहिंदी को भी बंदी बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि जहांगीर को यदि आप ध्यान से देखेंगे कि यदि ऐसा रहता तो शेख अहमद सरहिंदी को यह बंदी नहीं बनाता, यदि हिंदू धर्म के प्रति इसकी कोई कट्टरता की सोच रहती तो। और तीसरा क्या है कि इसके समय में कुछ मंदिर तोड़ने की भी घटना हमें दिखाई देती है, कुछ तोड़ने यानी कुछ मंदिर तोड़ने की घटना भी दिखाई देती है, कुछ मंदिर तोड़ने की घटना। हालांकि जहांगीर के समय में जो मंदिर तोड़े गए, बेसिकली वो ऐसे मंदिर तोड़े गए जहां पर विद्रोही जाकर रुक जाया करते थे। चूंकि जहांगीर का मानना था कि ये जो मंदिर होते हैं विद्रोहियों के छुपने के केंद्र बिंदु बन जाते हैं, विद्रोही यहाँ पर पनाह लेते हैं, तो शायद जहांगीर ने ऐसे मंदिरों को तुड़वा दिया था। खैर जो भी हो, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देना, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाना, कुछ मंदिरों को तोड़ना, तो हमें दिखाई देता है कि कुछ न कुछ अकबर की धार्मिक नीति से कुछ मामले में थोड़ा सा डिफरेंसेज यहाँ पर हमें जरूर दिखाई देता है। चाहे गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा राजनीतिक आधार पर दिया गया हो, खुसरो का आशीर्वाद देने के कारण, शेख अहमद सरहिंदी को दिया गया हो, कुछ मंदिर तोड़ा गया हो विद्रोही के केंद्र बिंदु के कारण, लेकिन कहीं न कहीं उस पथ से जरूर विमुख होना था जिसकी अकबर ने शुरुआत की थी। और कुछ मामले में तो जहांगीर बिल्कुल अकबर के नजदीक दिखाई देता है और अकबर के समकक्ष उसकी दिखाई देती है। तो इस मामले में क्या था कि जैसे जहांगीर के समय में भी तीर्थ
यात्रा कर बंद रहा, अकबर ने बंद किया था, इसके समय में भी तीर्थ यात्रा कर जो है बंद रहा, हिंदुओं से नहीं लिया जाता रहा। दूसरा, इसके समय में भी क्या है कि जजिया, इसके समय में भी जजिया कर बंद रहा, यानी कि जहांगीर के समय में भी जो अकबर ने जजिया कर बंद किया था, इसके समय में भी इसका भी हिंदू हिंदू संतों से संपर्क बना रहा है, हिंदू संतों से संपर्क बना रहा है। यानी कि जो आपने इबादत खाने के बारे में पढ़ा था अकबर के समय में, तो कुछ समय तक इबादत खाने की चर्चा जहांगीर ने भी बुलाई थी। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने इबादत खाने की चर्चा को बुलाया था, अकबर और जहांगीर दोनों में कुछ समय तक जहांगीर ने भी इसको जारी रखा था। और चौथा, मंदिर बनाने की सुविधा भी पूर्ववत बनी रही, मंदिर बनाने की सुविधा भी जारी रही। तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके का है, मंदिर बनाने की सुविधा जारी भी है और कुछ मंदिर को तोड़ा भी गया है। हिंदू संतों से संपर्क भी बना रहा और गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी की सजा भी देते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जहांगीर की धार्मिक नीति जो है कोई अनुदार धार्मिक नीति बहुत नहीं थी, या आप कहेंगे कि बहुत हद तक जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी अकबर के धार्मिक नीति के समकक्ष थी। लेकिन कुछ मामलों में इसमें डिफरेंसेज हमें दिखाई देता है, यानी कि अकबर ने जिस नीति की शुरुआत की थी उसमें थोड़ी बहुत विचलन हमें जहांगीर के समय दिखाई देती है, क्योंकि अकबर के समय कोई मंदिर तोड़ने की घटना नहीं, किसी हिंदू धर्मगुरु या इस्लाम धर्मगुरु या किसी को फांसी या सजा देने की जिक्र नहीं मिलता है। बल्कि अकबर ने तो उसके जो अब्दुल नबी थे, सद्र काजी थे, उसको उसने दंडित किया था, जो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था। तो कुल मिला के आपको दोनों तरीके से याद रखना है। और जब मेंस में आपको लिखना होगा ऑप्शनल पेपर के मेंस में, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको बैलेंस बना के अप्रोच लिखना होगा। आप जहांगीर को अनुदार धार्मिक नीति सिद्ध भी नहीं कर देंगे कि हाँ जहांगीर ने अनुदार धार्मिक नीति अपनाई थी, क्योंकि दोनों पक्ष है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि अर्जुन देव की जो फांसी की सजा थी उसका आधार क्या था, तो खुसरो को आशीर्वाद देना। तो शेख अहमद सरहिंदी को देता है, मंदिर तोड़ने की भी घटना होती है, तो जहांगीर का यह सोच था कि जो मंदिर होते हैं या इस तरह के जो भी धार्मिक केंद्र होते हैं वह विद्रोहियों के छुपने का केंद्र बन जाते हैं, और इसलिए उसने ऐसे को तोड़ दिया। लेकिन जब मंदिर को तोड़ा तो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मंदिर बनाने की भी सुविधा इसके शासन काल में, और हिंदू संतों के साथ इसका संपर्क भी है। तो आपको बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना होगा। कंक्लूजन में यही लिखना होगा कि कुछ भी हो, अकबर की जो धार्मिक नीति थी इसमें थोड़ा सा विचलन हमें जरूर दिखाई देता है, लेकिन कुल मिलाकर धार्मिक जो जहांगीर की नीति थी वो बिल्कुल सहिष्णु नीति पर ही चल रहा था। नेक्स्ट जो जहांगीर के संदर्भ में हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जहांगीर और नूरजहां। जहांगीर जहांगीर और नूरजहां। तो जहांगीर और जो नूरजहां के बारे में जानेंगे, तो जहांगीर का जो है या नूरजहां के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि नूरजहां के पिता का जो नाम था वह, इनके पिता का नाम था एतमा एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला जो था इनके पिता का नाम था, जहांगीर के पिता, सॉरी इनके पिता का नाम। और माता का जो नाम था वह था असमत बेगम। असमत बेगम। असमत बेगम जो है इन्होंने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब के इत्र का आविष्कार, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो असमत बेगम ने किया था। और जब असमत बेगम नहीं होता तो फिर वहां पर नूरजहां भी उत्तर हो जाता है। तीसरा, इनके भाई का जो नाम था वो था आसफ खां। आसफ खां। और ये जो आसफ खां थे शाहजहां के फादर इन लॉ। शाहजहां के फादर इन लॉ, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया फादर इन लॉ, जिसको हम लोग ससुर कहते हैं। तो आसफ खां और नूरजहां दोनों भाई बहन है, और आसफ खां शाहजहां का ससुर भी है। इनके पहले पति का जो नाम है शाहजहां के, नूरजहां के पति का जो नाम था यानी कि जहांगीर से पहले, उसका नाम था शेर अफगन। कुछ इतिहासकार या कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जहांगीर ने ही शेर अफगन की मृत्यु करवा दी थी और उसके बाद उसने नूरजहां से शादी कर ली। इसका हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, खैर जो भी हो। और इसी शेर अफगन से नूरजहां को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्री का नाम था लाडली बेगम।
पुत्री का नाम था लाडली बेगम, और इसी लाडली बेगम का विवाह इन्होंने शहर यार से कराया था। लाडली बेगम का जो विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? शहरयार के साथ हुआ था, शहरयार के साथ। और देखिए रिलेशन क्या था कि ये शहरयार जो था जहांगीर का पुत्र था। शहरयार कौन था? जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर का पुत्र था यह, दूसरे पत्नी से उत्पन्न जहांगीर का पुत्र, नूरजहां से उत्पन्न नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। और लाडली बेगम भी एक तरीके से जहांगीर की पुत्री ही हो जाएगी, क्योंकि वो नूरजहां की पुत्री है, तो शादी हुआ तो हो ही जाएगी। लेकिन जो लाडली बेगम है वो शेर अफगन से जिनकी पुत्री है। सबसे पहले कहते हैं कि अब जो चांदनी चौक के पास आज भी मीना बाजार लगता है, मीना बाजार में सबसे पहले जहांगीर ने देखा था नूरजहां को, ऐसा माना जाता है। और जब जहांगीर ने मीना बाजार में सबसे पहले देखा था, तो 1611 में नूरजहां के साथ निकाह होता है, नूरजहां के साथ विवाह होता है, नूरजहां के साथ विवाह होता है। और नूरजहां के साथ जो विवाह होता है, के बाद जहांगीर के द्वारा नूरजहां को नूर महल की उपाधि दी जाती है, नूर महल की उपाधि भी दी जाती है। काफी सुंदरी थी तो नूर महल की उपाधि दी जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है सो नूरजहां के ऊपर कई सारा आरोप लगाया जाता है कि नूरजहां ने बादशाह के ऊपर अपना प्रभाव बना लिया था, और बादशाह के जो तमाम निर्णय होते थे, उस तमाम निर्णय पर जो है वो नूरजहां का जो है निर्णय होता था। कुछ इतिहासकार इस तरीके की बातें करते हैं। इसमें यह सत्य कहाँ तक है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं कि जहांगीर अपने अंतिम समय में 1626 में जब महावत खां उसको बंदी बनाता है, तो 1626 में भी वो कहाँ की यात्रा करते रहता है? काबुल की यात्रा पर जाता है, और वहां पर उसको बंदी बनाया जाता है। तो यहाँ पर बादशाह के प्रत्येक निर्णय पर नूरजहां का ही मुहर होता था, यह कहना कठिन काम है। कुछ इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं, और इसके कारण जहांगीर के समय में प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान आया, ऐसा कहते हैं। लेकिन यह मानना तर्कसंगत नहीं है। हाँ, लेकिन एक दूसरा पक्ष जरूर है कि जहांगीर का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था, स्वास्थ्य कमजोर होते जा रहा था। और जब जहांगीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, तो कुछ न कुछ प्रभाव जहांगीर के जीवन पर नूरजहां का जरूर बढ़ गया था। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि नूरजहां ने अपना एक गुट बना लिया था मुगल दरबार में। नूरजहां का अपना एक गुट था जिसका नाम जुनता या जुंटा कहा जाता है, जुनता या जुंटा के नाम से जाना जाता है। और इस गुट में जो है सो इनके पिता शामिल थे, ऐसा माना जाता है, इनके भाई शामिल थे, ऐसा माना जाता है, और शहजादा खुर्रम भी इसमें शामिल था। तो भाई कौन, पिता कौन हो गए? यानी कि इनके पिता जो एतमादुद्दौला है वो भी शामिल है, जो भाई आसफ खां है वो भी शामिल है, और जो खुर्रम शाहजहां है वो भी, और नूरजहां खुद होती थी। जुंटा का गुट बना लिया था, और इसी गुट का जो होता था प्रभाव होता था बादशाह के ऊपर, धीरे धीरे नूरजहां का भी। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों का अन्वेषण करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो हमें इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है। लेकिन यदि पीटी के हिसाब से यदि आपसे कभी पूछता है कि जुंटा गुट किसने बनाया था, तो आप नूरजहां क्रिएट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, बना सकते हैं, वही होगा। और कौन कौन उस गुट में शामिल था? तो यही चार थे। नूरजहां थे, उनके पिता जो एतमादुद्दौला थे वो, भाई आसफ खां, और जो शाहजहां खुर्रम था बादशाह का लाडला, वो भी इसमें शामिल था। तो इस तरीके से देखने को देते। लेकिन जो नूरजहां का एक यह पक्ष है, लेकिन नूरजहां का एक दूसरा भी पक्ष है कि नूरजहां को आपने देखा है कि वह एक साहसी स्त्री थी, और ये इसके सकारात्मक पक्ष है नूरजहां के। क्योंकि आपने देखा था कि जब महाबत खां ने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था, तो नूरजहां ने अपने साहस के बल पर ही उसको छोड़ा था। न केवल नूरजहां साहसी महिला थी, बल्कि इन्होंने शिकार का, इनको शौकीन था, शिकार का शौकीन था। और शिकार के शौकीन थे तो इसका अर्थ है कि ये निशानेबाज भी उच्च कोटि की थी, निशानेबाज उच्च कोटि की थी, निशानेबाज भी थी, तो साहसी थी, शिकार का शौकीन थी। और इन्होंने फारसी कला को काफी प्रोत्साहन दिया था, फारसी कला को काफी प्रोत्साहन दिया था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो नूरजहां के दूसरे पक्ष भी हैं। और हालांकि जब 1627 में बादशाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि
शाहजहां बादशाह बनते और बादशाह बनने के बाद लगभग 11 वर्षों तक और जीते हैं नूरजहां। लेकिन उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरीके से इनका लिंक कट जाता है और ठीक जहांगीर की मृत्यु के बाद 11वें वर्ष यानी कि लगभग 1640 में जाकर नूरजहां की मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से तो जो आरोप लगाए गए नूरजहां के ऊपर वो बहुत सत्य नहीं है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वो निराधार है। और नूरजहां की कहानी का दूसरा पक्ष भी है कि वो एक साहसी थी, शिकार की शौकीन थी, निशानेबाज थी, फारसी कला को प्रोत्साहन दिया और किसी न किसी रूप में वह मुगल दरबार में उसके कारण कुछ खास व्यवधान है, बल्कि कंस्ट्रक्टिव भूमिका ही उसने निभाई थी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। लास्ट जो जहांगीर के समय में आपको 2 लाइन और याद रखना है, वह है जहांगीर और अंग्रेज। जहांगीर और अंग्रेज। तो जहांगीर और अंग्रेज। तो जहांगीर और अंग्रेज कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय भारत आ चुकी थी, सभी को पता होगा। और जहांगीर के दरबार में व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 मिशन आता है। व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 मिशन आता है। करने के उद्देश्य से 2 मिशन आता है। तो व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो 2 मिशन आता है, इसमें पहला मिशन आता है 1609 में, या 8 भी कह सकते हैं, 1609 में, जो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आता है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आता है मुगल दरबार में व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो होता है वो असफल रहता है। तब जाकर 1615 में दूसरा दूत आता है, दूतमंडल आता है, वो आता है टॉमस रो के नेतृत्व में। टॉमस रो के नेतृत्व में। और टॉमस रो जो दूतमंडल लेके आता है वो उसमें ब्रिटेन के जो सम्राट हैं जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आता है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आता है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। और टॉमस रो जो होते हैं जहांगीर से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफल होता है, आंशिक रूप से सफल हो जाता है। हालांकि कैप्टन हॉकिंस के बाद ही दक्षिण के जो समय के सूबेदार थे उनको घूस देकर मुगलों ने अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। और 1608 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पश्चिमी तट पर सूरत में स्थापित हो जाती है, ये ध्यान में रखने की जरूरत। तो इस तरीके से जहांगीर के सारे सेक्शन को आपने इस तरीके से देख लिया है। और इसमें जो मैंने जो भी चीजें आपको बताई है वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहांगीर के बारे में इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। अब जहांगीर के समय में जो चित्रकला में प्रगति हुई, जो अन्य चीजों में प्रगति हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा जब आर्ट एंड कल्चर मुगल काल का सेक्शन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जहांगीर का ये लेक्चर है आपके लिए बेसिक तौर पर यूजफुल रहेगा। और अब हम शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। तो शाहजहां के बारे में जानेंगे उससे पहले हम लोग एक शाहजहां के बारे में क्या क्या जानना है हम लोगों को वो देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। बादशाह के रूप में शाहजहां। बादशाह के रूप में बादशाह के रूप में शाहजहां। तो बादशाह के रूप में जो शाहजहां का शासन काल है वो कब से कब तक है? जाहिर सी बात है कि जहांगीर के बाद यानी कि 1627 से लेके 1657 तक, यानी कि जो लगभग 30 वर्षों का शासन काल है वो मुगल काल में शाहजहां का शासन काल है। तो बादशाह बनने के बाद जो हम लोग शाहजहां के ऊपर चर्चा करेंगे और जिस चीज के बारे में आप शाहजहां के बारे में जान चुके हैं वो, तो सबसे पहले आप शाहजहां के बारे में जान क्या चुके हैं, ये आपको लग रहा होगा कि अभी तो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, जान क्या चुके हैं। तो आप इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और आप इनके बारे में जान चुके हैं शाहजहां की दक्कन नीति को आप जान चुके हैं।
तो दक्कन नीति को आप जान चुके हैं, इसलिए हम दक्कन नीति को शाहजहां के इस प्रसंग में चर्चा नहीं करेंगे। शेष जो बचे हुए हैं, जैसे कि मुगलों के अधीन एक विदेश नीति भी होगा, खासकर कंधार को लेकर, बल्ख और बदखशां को लेकर। तो एक लेक्चर जो होगा वो मुगलों की विदेश नीति पर ही हम केंद्रित करके रखेंगे, और उस विदेश नीति को आप समझेंगे तो अभी की परिस्थिति से मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा। बड़ा ही मजेदार वो लेक्चर होगा। तो इसलिए मैं अभी ना तो जहांगीर के समय में केवल ये रेफरेंस दे दिया कि कांधार को लेकर विद्रोह किया था शाहजहां ने, लेकिन कांधार पर किस तरीके से क्या होता है वो एक अलग से वीडियो में आएगा। और शाहजहां के समय की जो विदेश नीति होगी, तो अकबर के समय की विदेश नीति होगी, उस सब के बारे में एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। तो जिस तरीके से मुगल की दक्कन नीति एक अलग लेक्चर के रूप में था, ठीक उसी तरीके से शाहजहां की जो विदेश नीति होगी, या कुल मिला के मुगल की विदेश नीति की जो पराकाष्ठा होती है वो शाहजहां के समय में, तो हम एक अलग से लेकर आएंगे। तो इसमें आप समझेंगे सबसे पहले क्या, कि शाहजहां के समक्ष सबसे पहले राज्यारोहण की क्या चुनौती थी वो देखेंगे। राज्यारोहण की चुनौती, तो राज्यारोहण की जो चुनौती थी वो देखेंगे। राज्यारोहण की चुनौती के बाद देखेंगे हम लोग जो शाहजहां की धार्मिक नीति थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किस तरीके से रिलीजियस पॉलिसी अपनाता है। और तीसरा जिसके समय में हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के जो राजपूत नीति थे, इस राजपूत नीति में क्या परिवर्तन होता है क्या नहीं होता है वो। और फिर चौथा जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है शाहजहां के जीवन के समय ही, तो उत्तराधिकार के संघर्ष पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग में आगे बढ़ेंगे। ये चार जो है मूल चर्चा का इसमें केंद्र बिंदु रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि शाहजहां के शासन काल में भी जो कला और आर्ट का सेक्शन होगा, जो शाहजहां के शासन काल को वैसे ही आर्ट एंड कला के दृष्टिकोण से मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हम उस पर भी एक लेक्चर लेके आएंगे कि वास्तव में स्वर्ण काल का अर्थ क्या होता है, किसे हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं, और शाहजहां के शासन काल को किस रूप में स्वर्ण काल कहा जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी शाहजहां का जो एरिया हम लोग कवर करेंगे, राज्यारोहण की चुनौती, उसकी धार्मिक नीति, उसकी राजपूत नीति, और उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप दक्कन की नीति को जान चुके हैं, विदेश नीति एक अलग वीडियो में एक अलग लेक्चर में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कि जो शाहजहां के समय राज्यारोहण की चुनौती थी वो क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, राज्यारोहण यानी बादशाह बनने की चुनौती। राज्यारोहण की चुनौती, तो राज्यारोहण की क्या चुनौती थी, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जहांगीर के मृत्यु या उसके कुछ पहले समय से ही इस समय नूरजहां के द्वारा भी अपने उम्मीदवार को बादशाह बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और इधर शाहजहां के मन में भी बादशाह बनने की तो थी ही, इसीलिए शाहजहां ने कंधार जाने से इनकार कर दिया था। तो नूरजहां यहाँ पर किसका समर्थन करती है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि नूरजहां के द्वारा शहरयार का समर्थन किया जाता है, शहरयार का समर्थन। और ये शहरयार कौन है, तो आपको अभी जस्ट रिलेशन में दिखाया है कि शहरयार जो है ये लाडली बेगम का पति है, लाडली बेगम का पति, बेगम का पति है लाडली बेगम का। और लाडली बेगम नूरजहां की कौन है, तो यह नूरजहां की पुत्री है, नूरजहां की पुत्री, यानी कि अपने दामाद को नूरजहां चाहती थी बादशाह बन जाए। लेकिन इस समय शाहजहां जो बादशाह बनना चाहता था, तो शाहजहां इस समय कहाँ था, दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में था, क्योंकि इस समय ये बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ जो था उलझा हुआ था। लेकिन शाहजहां को बादशाह बनाने में, शाहजहां को बादशाह बनाने में इसके ससुर की भूमिका, बादशाह बनाने में ससुर की भूमिका सर्वाधिक महत्व, बनाने में फादर इन लॉ की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ससुर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वही इस समय दिल्ली के आसपास था, भूमिका थी। और कौन था इनका ससुर, तो शाहजहां, जहांगीर का भाई आसफ खां। अब आप कहेंगे कि आसफ खां क्यों इसका समर्थन कर रहा था शाहजहां का, तो आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां से करवाया था, यानी कि शाहजहां आसफ खां के दामाद थे, पुत्री का विवाह करवाया था। तो दोनों अपने अपने दामाद का राजगद्दी के लिए समर्थन कर रहे थे, बहन अपने दामाद शहरयार का,
और भाई चूंकि आसफ खान नूरजहां के भाई थे तो आसफ खान अपने दामाद शाहजहां का गद्दी के लिए समर्थन कर रहे थे। और इसमें आसफ खान ने क्या किया, प्रमुख सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया, प्रमुख सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया, प्रमुख सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया। और शाहजहां जो उस समय दक्कन में था उसको वापस बुलाता है, शाहजहां को वापस बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, प्रत्येक प्रतिद्वंदी का, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, प्रत्येक प्रतिद्वंदी का सफाया किया। और सफाया करने के बाद जो है शाहजहां जो है विधिवत रूप से मुगल बादशाह के रूप में आ जाता है। तो आप देखिए मैंने कहा ना कि मुगलों में जो उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, इसका हर एक जगह आपको दिखाई देता है कि जब बाबर की मृत्यु के बाद उसने हुमायूं को हिदायत दे रखी थी कि राज्य बांट लेना तैमूरी परंपरा के अनुसार, वो उसके लिए हानिकारक। अकबर के जीवन में ही सलीम का विद्रोह होता है, सलीम के जीवन में ही खुर्रम का विद्रोह होता है। और सलीम यानी बादशाह जहांगीर की मृत्यु के मरने के बाद फिर से एक बार उत्तराधिकार का संघर्ष नूरजहां और शाहजहां के बीच देखने को मिलता है। नूरजहां और शाहजहां माँ बेटे के रिलेशन में होंगे और शहरयार को नूरजहां समर्थन करती है जो उनका दामाद है, आसफ का शाहजहां का समर्थन करते हैं जो उनका दामाद है। कुल मिलाकर यह है कि राजनीति में सगे संबंधियों का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे कि लोधी कालीन राजत्व का जो दर्शन था वो यहाँ पर फिट बैठता है। आप देखिए कि हर एक व्यक्ति रिलेशन में कितने क्लोज रिलेशन में जुड़ा हुआ है और उस क्लोज रिलेशन में भी क्या है कि अपने दामाद को, चूंकि एक तरीके से देखा जाए तो शाहजहां भी नूरजहां का बेटा है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो अपने दामाद या अपने दामाद को बादशाह बनाने के लिए, और उसमें एक दूसरे की हत्या भी होती है और अंत में शाहजहां को सफलता मिलती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आसफ खां की सहायता से जो है बादशाह बनने में ये सफल रहता है। बादशाह बनने के बाद शाहजहां के द्वारा जो धार्मिक नीति अपनाई जाती है, तो शाहजहां की धार्मिक नीति, शाहजहां की धार्मिक नीति, और शाहजहां की जो धार्मिक नीति थी ये जहांगीर के धार्मिक नीति से भी थोड़ा सा आगे अनुदार धार्मिक नीति की ओर चलता है। तो कुल मिलाकर शाहजहां की जो धार्मिक नीति थी आप इसको अनुदार धार्मिक नीति के कैटेगरी में ही रखेंगे। अनुदार धार्मिक नीति का पालन, अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण करता है शाहजहां। और अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण करता है, इसका अर्थ यही हुआ कि हमने अकबर को देखा था कि एक सहिष्णु धार्मिक नीति को अपनाया था, सर्वधर्म समभाव की नीति। उससे थोड़ा सा फ्रैक्शन के लिए जहांगीर की नीति में विचलन दिखाई देता है और शाहजहां तक आते आते इस धार्मिक नीति में बिल्कुल ही विचलन दिखाई देता है और इसने कई अनुदार अनुदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया। तो अनुदार धार्मिक नीति का जो अनुसरण किया था उसका कई सारा एग्जाम्पल है। कभी आप जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे, तर्कों से प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि वास्तव में इसने अनुदार धार्मिक नीति बनाई थी या नहीं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में यह रूढ़िवादी था, व्यक्तिगत जीवन में रूढ़िवादी था। तो व्यक्तिगत जीवन में कोई रूढ़िवादी है, यदि उसका प्रभाव शासन प्रशासन पर नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव शासन पर पड़ता है तो फिर उसका प्रभाव जनता पर पड़ना है। तो व्यक्तिगत जीवन में रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्सी था, व्यक्तिगत जीवन में रूढ़िवादी था और सदैव इस्लाम के आदेशानुसार शासन करता था। सदैव हो गया ना, मैंने जोड़ दिया था पहले ही, सदैव इस्लाम के आदेशानुसार, इस्लाम के आदेशानुसार शासन करता था, सदैव इस्लाम के आदेशानुसार शासन करता था। तो पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यही है कि यदि आप व्यक्तिगत जीवन में किसी धर्म को माने, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज होती है, हम भी धर्म मानते हैं, आप भी धर्म मानते हैं, सभी लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन सबके धर्म के मानने के तरीके, मनाने के तरीके और कौन किस धर्म को मानेगा, ये भारतीय संविधान में भी सबको आजादी है। तो व्यक्तिगत जीवन में कोई रूढ़िवादी है, कोई सहिष्णु है, कोई उदार है, कोई अनुदार है, यह जो है सो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन यह मायने तब अधिक रखने लगेगा जब वह व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा हो, बादशाह है, और यदि आपके व्यक्तिगत जीवन का जो
प्रभाव है वो प्रशासन पर आ जाता है, तब तो और इसका महत्व हो जाता है, क्योंकि आपके जो प्रशासन की नीति है वो जनता को प्रशासित करेगी, शासित करेगी, तो उसका तो प्रभाव जनता पर जाएगा ही। और जब आप व्यक्तिगत जीवन में रूढ़िवादी हैं और रूढ़िवादी होकर सदैव इस्लामी आदेशानुसार शासन करते हैं, तो इसका तो सीधा प्रभाव जनता पर जाएगा और फिर आपकी जो नीति है वो अनुदार धार्मिक नीति की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरा इसने क्या किया कि सम्राट को सिजदा करने की प्रथा पर पाबंदी लगा दिया। सम्राट को सिजदा करने की प्रथा पर पाबंदी, सिजदा प्रथा पर पाबंदी, यानी कि जो सिजदा और पैबोस दिल्ली सल्तनत के काल में बलबन ने शुरुआत की थी, तो यहाँ भी चलता रहा। सिजदा में क्या होता था कि बादशाह को झुककर सलाम करना होता था, तो सम्राट ने क्या किया कि सिजदा की प्रथा को अंत कर दिया। तीसरा इसने क्या किया कि सम्राट के चित्र को पगड़ी से सजाने, सम्राट के चित्र को पगड़ी से सजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पगड़ी कहें या फिर आप टोपी कहें, पगड़ी या टोपी से सजाने पर प्रतिबंध कर दिया, से सजाने पर प्रतिबंध कर दिया, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा इसने क्या किया, अकबर के द्वारा एक इलाही संबत की शुरुआत की थी, तो इलाही संबत के स्थान पर, इलाही संबत के स्थान पर जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इलाही संबत के स्थान पर फिर से इसने हिजरी संबत की शुरुआत की, इस्लामी संबत हिजरी संबत की शुरुआत की। तो इनके द्वारा, अकबर के द्वारा जो शुरू की गई थी इलाही संबत, उसको भी त्याग दिया गया और हिजरी संबत की शुरुआत की गई। हिंदुओं को मुसलमान स्त्री से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को मुसलमान स्त्री से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके से इसने क्या किया कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच शादी वैवाहिक समारोह होते थे, तो खासकर क्या पॉलिसी बना दिया कि हिंदू मुस्लिम स्त्री से शादी नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम दास दासी नहीं रख सकते हैं, इस तरह के नीति इसने लगा दिया। फिर इससे आगे बढ़कर और क्या करता है शाहजहां के द्वारा, और क्या जाता है अनुदार धार्मिक नीति के तहत, तो इसके तहत शाहजहां के द्वारा और क्या किया जाता है कि यह भी आदेश निकालता है, यह भी आदेश निकालता है जो हिंदू मुसलमान स्त्री से विवाह किए हैं वे तलाक दे दें या फिर इस्लाम धर्म को ग्रहण कर दें, या फिर इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लें, फिर इस्लाम धर्म अपना लें। तो इस तरीके से सोची समझी नीति के तहत आप कह सकते हैं कि इन्होंने इस्लाम धर्म को या इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया था। और इसका और एग्जाम्पल है कि इसने धर्म परिवर्तित हिंदू को, यदि कोई, इसका अर्थ ये कि कोई हिंदू यदि इस्लाम धर्म को अंगीकार कर लेता है, तो धर्म परिवर्तित हिंदू का संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। इस तरीके का अब इसने कानून बनाया, संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह इसी तरीके की पॉलिसी तो पूरी तरीके से क्या होगा, नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से हिंदुओं को इस्लाम धर्म की, यदि कोई इस्लाम धर्म अपना भी लेता है तभी उसका संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। इस तरीके की कुछ नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी 1857 के विद्रोह के पूर्व। आपको याद होगा कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1856 लाया गया था, और इस 1856 की नीति के तहत दिया था कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म को अपना लेता है तब भी उसको उत्तराधिकार में, संपत्ति में हक मिलेगा। कुछ उसी तरीके का है कि यदि कोई इस्लाम में, बिल्कुल उसी तरीके का है कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो फिर उसका संपत्ति में अधिकार
बना रहेगा। तो बिल्कुल नियोजित तरीके से इसने इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया था। इसी प्रकार कई अवसर पर मंदिर तोड़ने के भी आदेश दिए गए, मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए, कई अवसर पर मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए और मंदिर का निर्माण वर्जित कर दिया गया और मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी। मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी, निर्माण पर पाबंदी। तो इस तरीके से शाहजहां ने कई ऐसे स्टेप उठाए जो उसके अनुदार धार्मिक नीति का सूचक है। अब आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि शाहजहां के द्वारा जो एक अनुदार धार्मिक नीति अपनाई गई, उसके अंतर्गत क्या था कि व्यक्तिगत जीवन में वह रूढ़िवादी था और सदैव इस्लामी आदेशानुसार शासन करता था। सम्राट को सिजदा करने की प्रथा पाबंदी लगा दी। सम्राट के चित्र को पगड़ी या टोपी से सजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इलाही संबत के स्थान पर उसने फिर से हिजरी संबत की शुरुआत की। हिंदुओं को मुसलमान स्त्री से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू कोई मुस्लिम स्त्री को दास या दासी के रूप में पुरुष स्त्री को नहीं रख सकते थे। फिर उसने अध्यादेश जारी कर दिया एक तरीके से कि यदि कोई हिंदू मुसलमान स्त्री से विवाह किए हैं तो या तो वो तलाक दे दे या फिर इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। फिर एक और कानून के रूप में पारित किया कि यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेता है तब भी संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। और इसकी तुलना मैंने 1856 के अंग्रेजों की नीति से कर दी। इस तरीके से तुलना करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक कई अवसर पर मंदिर तोड़ने के आदेश और मंदिर के निर्माण पर पाबंदी भी लगा दी। ये सब शाहजहां के जो शासन काल थे उसके प्रारंभिक वर्षों में किए गए थे। हालांकि धीरे धीरे आगे चलकर जो है जो शासन का उत्तरवर्ती काल है, इन उत्तरवर्ती कालों में शाहजहां कुछ उदार धार्मिक नीति की ओर भी चलता है। जैसे कि मंदिर पर जो निर्माण पर प्रतिबंध था वो हटा दिया गया था, तोड़ने के आदेश भी कागजी ही रहे, उसका कभी अमल नहीं हुआ था। तो कुछ उदार धार्मिक नीति अपनाई जाती है और इसी का फायदा लेता है आगे चलकर औरंगजेब। तो वह क्या करता है, शाहजहां और दारा दोनों को विधर्मी घोषित कर देता है। वो आरोप लगाता है कि शाहजहां के द्वारा इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन नहीं किया जाता है और इसी के आड़ लेकर वो शाहजहां को और दारा दोनों को विधर्मी घोषित कर देता है और अपने आप को फिर से इस्लाम का पुरोधा साबित करने के लिए वह भी एक सक्रिय नीति अपनाता है, औरंगजेब के द्वारा अपनाई जाती है। तो इसको इस रूप में समझेंगे तो ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि शाहजहां ने अपने शासन काल में एक अनुदार धार्मिक नीति को अपनाया, उसका पालन किया और यह उस नीति से विचलन था जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। तो धार्मिक सुलह केवल की नीति अकबर ने अपनाई थी, जो धर्म सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी, उससे बहुत हटकर शाहजहां की पॉलिसी हमें दिखाई देती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है शाहजहां के समय में वह है शाहजहां और राजपूत नीति। तो शाहजहां एवं राजपूत, शाहजहां एवं राजपूत। तो शाहजहां और राजपूत अकबर के काल से जहांगीर तक आप आए तो जहांगीर ने आपने देखा है कि जहांगीर ने एज इट इज लगभग अकबर के नीति का पालन किया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पर परिवर्तन क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर विचलन दिखाई देता है, यहाँ पर डेविएशन दिखाई देता है, विचलन दिखाई देता है। क्या विचलन दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें विचलन दिखाई देता है उस नीति से जिस नीति का अनुसरण शुरुआत अकबर ने की थी और जिस नीति का अनुसरण जहांगीर ने किया था। उन दोनों शासकों की नीति से हमें यहाँ पर क्या होता है, विचलन दिखाई देता है। और वो विचलन क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध को त्याग दिया। घरानों के साथ राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध को त्याग दिया। राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध त्याग दिया पहला। और आपने देखा था कि अकबर के समय भी एक प्रमुख तत्व था मुगल राजपूत संबंध में, जहांगीर के समय भी आपने देखा था मुगल राजपूत संबंध में एक प्रमुख प्रभाव, लेकिन इसने लगभग इसको क्या किया, त्याग दिया। दूसरा, राजपूतों को बड़े पद मिलने भी कम हो गए। राजपूतों को बड़े पद मिलने बंद, बड़े
पद मिलने कम हो गए, बड़े पद मिलने कम हो गए। और जाहिर सी बात है कि ऐसा किसी न किसी कारण से हुआ होगा। तो इसका कारण आपको जानना है कि आखिर इस तरीके की परिस्थिति क्यों, कि जो राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाए थे, जिनको मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, उसको जहांगीर ने थोड़ा सा शाहजहां उपेक्षा करनी क्यों शुरू कर दी थी। इसका रीजन जब आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो दोनों तरफ से आपको जाना होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वैवाहिक संबंधों में जरूर कमी आ गई थी, बड़े पद जरूर मिलने कम हो गए थे, फिर भी मुगल मनसबदार में राजपूतों का अनुपात कम नहीं था। फिर भी मुगल मनसबदार में फिर भी मुगल मनसबदार में फिर भी मुगल मनसबदार में राजपूतों का अनुपात कम नहीं था। राजपूतों का अनुपात कम नहीं था। और ये अभी भी, बल्कि औरंगजेब पर भी आरोप लगाया जाता है, उसने राजपूतों से सहयोग लेना छोड़ दिया था। लेकिन राजपूत औरंगजेब के समय में भी जो कुल मुगल मनसबदार थे उसमें लगभग 24% राजपूत शामिल थे। आप अंदाज लगा सकते हैं, और सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उस समय भी थे। और शाहजहां ने हालांकि वैवाहिक संबंध कम कर दिया था, बड़े पद नहीं दिए, लेकिन शाहजहां के समय में भी जो मुगल मनसबदार में राजपूतों का अनुपात अधिक था, कम किसी भी रूप में नहीं था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब फिर कहेंगे कि इसने कम क्यों किया, तो इस समय क्या था कि मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था वो दक्कन में हो रहा था। दक्कन में हो रहा था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब दक्कन में हो रहा था तो दक्कन की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दक्कन की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, उस दक्कन की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार क्या था, दक्कन की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार क्या था, परिस्थिति के अनुसार या ध्यान में रखते हुए दक्कनी अमीर वर्ग की भूमिका बढ़ गई थी। दक्कनी अमीर वर्ग की भूमिका बढ़ गई थी। दक्कनी अमीर वर्ग की भूमिका बढ़ गई थी। और इसलिए आप देखते हैं कि जहांगीर के समय से ही मुगल मनसाबदार श्रेणियों में मराठों को शामिल किया जा रहा था। और शाहजहां ने भी इस पर बल दिया, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि दक्कन की जो भौगोलिक कंडीशन थी, जो छापामार युद्ध के लिए अनुकूल था, मराठे भी छापामार युद्ध कर रहे थे, और दक्कन की और जो भी भौगोलिक कठिनाइयां थी उस सब को उत्तर के शासक वर्ग या उमरा वर्ग नहीं जानते। तो एक बादशाह के रूप में आप कह सकते हैं कि राजपूत नीति से विचलन जरूर था, लेकिन भौगोलिक समस्या को ध्यान में रखते हुए जहांगीर ने भी इस तरफ कदम उठाया था, और शाहजहां ने इस दिशा में भी कदम उठाया था। तो दोनों तरफ से चलना है, सोचना है कि एक तो वैवाहिक संबंध जरूर कम हुए, बड़े पद मिलने जरूर कम हो गए, लेकिन फिर भी मुगल मनसबदार व्यवस्था में अभी भी राजपूतों का अनुपात सबसे अधिक था। फिर भी दक्कन के अमीरों को महत्व दिया गया मुगल मनसबदार वर्ग में। इसका कारण क्या था कि मुगल साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार हो रहा था, वो गोलकुंडा बीजापुर के साथ उलझे हुए थे। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दक्कनी अमीर वर्ग का महत्व बढ़ रहा था, और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में उनको इसलिए शामिल किया जा रहा था, उनको तवज्जो दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी राजपूतों से सहयोग दिया जाता रहा। जैसे मैंने पहले कहा, आपको दोनों डाटा दे दिया है कि शाहजहां के समय में भी सबसे अधिक अनुपात में, और जिसके ऊपर यह तोहमत लगाया जाता है औरंगजेब के ऊपर कि उसने पूरी तरीके से राजपूतों का समर्थन लेना बंद कर दिया, तो आपको ये डाटा दे दिया हूँ कि औरंगजेब के समय में भी मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 24-25% केवल राजपूत ही मनसबदार में थे। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो शाहजहां के समय की सबसे अब जो शाहजहां के समय की सबसे अंतिम चीजें हैं वो आपको जानना है। विदेश नीति तो अगले लेक्चर में या किसी लेक्चर में लेके आऊंगा।
वो शाहजहां के समय की जो सबसे प्रमुख चीजें हैं वो है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। तो उत्तराधिकार का युद्ध तो पहले भी हुआ था और हर एक जगह पर मैंने आज के लेक्चर में आपको डिस्कशन करके बता दिया है। लेकिन इस समय जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि बिल्कुल आमने सामने, तो कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो जाना, उस तरीके से खुलेआम युद्ध हुआ था और बादशाह के जीवित रहने ये युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध क्या था कि तो शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच। शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच। और शाहजहां के 4 पुत्रों के जो बीच हुआ था, तो इनके जो 4 पुत्र थे शाहजहां के, उसमें शाहजहां का सबसे प्रिय और नजदीक माने जाने वाला जो पुत्र था वो दारा। और दारा उस समय उत्तर प्रांत का प्रांतपति था, यानी कि वो दिल्ली और उसके आसपास का। दूसरा जो था वह सूजा था। तो सूजा जो था वह क्या था कि पूर्वी प्रांत का प्रांतपति था। सूजा पूर्वी प्रांत का। तीसरा जिसका पुत्र था वह मुराद। तो मुराद जो था इस समय पश्चिमी प्रांत का प्रांतपति था, एक तरीके से पश्चिमी प्रांत का। और इस समय औरंगजेब जो था वो क्या था, दक्कन में था। तो औरंगजेब क्या हो जाएगा, दक्षिणी प्रांत का प्रांतपति था। एक तरीके से चारों भाई 4 प्रांत के थे। और जब शाहजहां का 1657 में स्वास्थ्य गिरता है तो उस समय दारा क्या था, उत्तर भारत में था। और उसे युवराज तो माना नहीं, या घोषित नहीं किया गया था, लेकिन युवराज की तरह उसे माना जाता था, ये ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब शाहजहां 1657 में बीमार पड़ता है, तो 57 में बीमार पड़ने के बाद, शाहजहां के बीमार पड़ने के जस्ट बाद क्या होता है कि सूजा के द्वारा, जो पूर्वी प्रांत का है, सूजा के द्वारा अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सूजा के द्वारा अपने आप को, सूजा के द्वारा अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सम्राट घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि उत्तर में उस समय दारा था। दारा को वैसे मैंने पहले ही कहा कि युवराज घोषित तो नहीं किया गया था, लेकिन उसे युवराज की तरह सब मानते थे और लग रहा था कि शाहजहां के बाद बादशाह दारा ही बनेगा। तो युवराज घोषित कर दिया। और शुजा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुराद ने भी यही किया। शुजा के नक्शे कदम पर चलते हुए मुराद ने भी यही किया। यानी कि मुराद ने भी अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। और दोनों यानी कि जो शुजा पूर्वी प्रांत का शासक था यह भी दिल्ली की ओर, मुराद जो पश्चिमी प्रांत का था यह भी दिल्ली की ओर। और औरंगजेब जो इस समय दक्षिण में था, इसने अपने आप को बादशाह तो घोषित नहीं किया, लेकिन यह भी अपनी सेना के साथ क्या होता है, उत्तर की ओर चल पड़ता है, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, एक तरीके से प्रस्थान करने के लिए। और इसी क्रम में क्या होता है कि शाहजहां के जो ये 4 पुत्र हैं, इन चारों पुत्रों के बीच जो है वो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और उत्तराधिकार का जो संघर्ष होता है, तो सबसे पहला युद्ध इसमें होता है 1 फरवरी 1658 में। पहला युद्ध होता है इसमें फरवरी 1658 में। और यह युद्ध जो होता है, शुजा जो पूर्वी प्रांत का शासक था और जिसके द्वारा सबसे पहले सम्राट घोषित किया गया था, शुजा को शाही सेना के द्वारा पराजित किया जाता है। शाही सेना के द्वारा, यानी कि उस समय शाहजहां बादशाह था तो शाही सेना के द्वारा पराजित किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। पहला युद्ध में शाही सेना के द्वारा पराजित किया जाता है। और जब ये पराजित हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब और मुराद के द्वारा एक गुट बना लिया जाता है। और तब जो दूसरा युद्ध होता है वह होता है अप्रैल 1658 में। और अप्रैल 1658 में जो दूसरा युद्ध होता है उसको हम लोग कहते हैं हरमत का युद्ध। हरमत का जो युद्ध होता है, इस घरमत के युद्ध में क्या होता है कि दारा और मुराद की सेना ने शाही सेना को पराजित किया। सॉरी, औरंगजेब और मुराद की सेना ने, औरंगजेब, इसमें औरंगजेब और मुराद की सेना ने दोनों आपस में गठजोड़ बना लिया था। इस तरीके से आप मान सकते हैं कि औरंगजेब और मुराद
की सेना ने शाही सेना को पराजित किया, यानी कि शाहजहां बादशाह की सेना को, एक तरीके से शाहजहां के नजदीक दारा था तो दारा का भी सेना इसमें था, शाही सेना को पराजित किया, शाही सेना को पराजित किया, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है वो मई 1658 में होता है, और मई 1658 में जो युद्ध होता है उसको हम लोग कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध होता है। और यह जो सामूगढ़ का युद्ध होता है, इस सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा दारा को पराजित किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा दारा को पराजित किया जाता है, इस युद्ध में दारा को पराजित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि और एक दो युद्ध होता है, आगे भी जो औरंगजेब का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद क्या होता है कि जब दारा को पराजित करता है तो औरंगजेब आगे चलकर क्या करता है, दारा को पराजित करता है, और इसके बाद क्या करता है औरंगजेब के द्वारा दारा को पराजित करने के बाद औरंगजेब द्वारा क्या किया जाता है कि सबसे पहले औरंगजेब अब क्या करता है, दारा को पराजित करने के बाद मुराद को कैद कर लेता है, जिसके साथ वो गठबंधन बनाए रखता है उसी को कैद कर लेता है, मुराद को कैद कर लेता है, मुराद को कैद कर लिया। और मुराद को कैद करने के बाद क्या करता है, इसको कैद करने के बाद दारा को पराजित किया था, यह क्या करता है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो मुराद को कैद कर जेल में डाल दिया और दिल्ली पर क्या करता है अधिकार कर लेता है औरंगजेब। और फिर दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद क्या करता है कि कुछ समय के बाद दारा को भी कैद कर लेता है, कुछ समय के बाद दारा को कैद कर लेता है, कुछ समय के बाद ये क्या करता है दारा को भी कैद कर लेता है। और दारा को कैद कर लेने के बाद क्या होता है कि उससे कुछ पहले शाहजहां को भी कैद कर लेता है, क्योंकि शाही सेना अब इसके कब्जे में था, औरंगजेब के कब्जे में। तो शाहजहां को कैद कर आगरे के किले में बंद कर देता है, कैद कर आगरा किला में बंद कर देता है, आगरे के किले में बंद कर देता है, शाहजहां को कैद कर आगरे के किले में बंद कर देता है। और फिर आगे चलकर क्या करता है कि जो दारा और मुराद है, दारा और मुराद को मृत्यु दंड देता है, दारा और मुराद को मृत्यु दंड दे देता है, मृत्यु दंड। खासकर दारा को जो मृत्यु दंड देता है तो इसको इस्लाम के विरुद्ध घोषित करके, इस्लामी के विरुद्ध घोषित कर देता है कि इसने इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया है, और एक तरीके से इसके ऊपर विधर्मी का आरोप लगाया जाता है, दारा के ऊपर औरंगजेब के द्वारा विधर्मी का आरोप लगाया जाता है। और विधर्मी का आरोप लगाकर इसके बारे में दारा को जो औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है, अब इसके बारे में चर्चा भी है, इसका जो है सो कब्र मिलने वाला है, दिल्ली में मिला है, कुछ तरीके से चर्चा है, तो आप ध्यान से रखेंगे, इस पर प्रश्न आ सकता है। तो दारा के बारे में जिसको जो फांसी दिया गया, इसका बड़ा ही सुंदर शाहजहां के शासन काल में आने वाला जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर था, इसने चर्चा किया है कि किस तरीके से इसने इसको विधर्मी घोषित किया, किस तरीके से इसको गधे पर नगर में बैठाया जाता है, कैसे इसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं, और किस तरीके से फिर इसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। ये तो दारा और मुराद दोनों को मृत्यु दंड दे देता है। और कुछ समय के बाद अज्ञात परिस्थितियों में सूजा की भी मृत्यु हो जाती है, अज्ञात परिस्थितियों में सूजा की भी मृत्यु हो जाती है, सूजा की मृत्यु किस प्रकार हुई ये कहना मुश्किल, लेकिन इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के तीनों भाई, जो दारा थे, जो मुराद थे, जो सूजा थे, सभी इसके रास्ते से हट गए, और इस तरीके से औरंगजेब शासक बनता है। शासक बनने के बाद क्या होता है तो वह एक सक्रिय धार्मिक नीति अपनाता है, क्योंकि उसने दारा को विधर्मी घोषित किया था, मुराद को विधर्मी घोषित किया था। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने दारा को विधर्मी घोषित किया था, कि जिसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था, उसने मज्म उल बहरैन नामक पुस्तक की रचना की थी दारा ने, जिसका अर्थ है दो महासागरों का मिलन।
और दो महासागरों के मिलन का अर्थ है कि यहाँ पर एक महासागर इस्लामिक संस्कृति है तो दूसरी महासागर यहाँ पर हिंदू संस्कृति है। इन दोनों का कैसे समन्वय हो, किस तरीके से समन्वय हो रहा था, उस पर उसने पुस्तक की रचना की थी, बज़्मुल बहरान की। उसी तरीके से उसने जो उपनिषद है उसका अनुवाद फारसी सिर अकबर के नाम से कराया था। तो एक समन्वित संस्कृति का वो प्रतीक था दारा, और उसको उसने विधर्मी घोषित करके मृत्यु दंड दिया था। तो जाहिर सी बात है कि यदि आपने ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है विधर्मी घोषित करके, तो फिर तो आपको एक सक्रिय धार्मिक नीति अपनाना ही पड़ेगा, और वो औरंगजेब अपने जीवन के प्रारंभिक समय में करता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। औरंगजेब के शासक बनने तक आप पहुँच चुके हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से औरंगजेब शासक बनते हैं, बन ही गए हैं, फिर कैसे क्या क्या होता है, किस तरीके से चीजें जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित यह लेक्चर है यह आपको पसंद आया होगा, और इसमें मैंने पूरी कॉन्सेप्ट और प्रीलिम्स के एग्जाम के लायक जो भी चीजें थी सभी डाल दिया है। यदि आप इसको देखकर अपना नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स बनाते रहे होंगे, आपको कोई इसमें दिक्कतें नहीं होगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक टॉपिक और होगा इसमें कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की विशेषता क्या थी। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की क्या विशेषता थी, इस पर हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो इसका दो प्रकार का जीएस का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स के जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वह 49,500 का है, और यदि आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 रुपये का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा आइकॉनिक। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यही 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 24 मंथ के प्लस कोर्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स में भी मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, फिर स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज जैसे प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको एक प्रॉपर मार्गदर्शक मिलना चाहिए जो आपको यह बताए कि आपका प्रिपरेशन किस दिशा में जा रहा है, सही वे क्या है, आप जो लिख रहे हैं उस कंटेंट को चेक करके आप उस पर फीडबैक प्रदान किया जाए। फिर जो है सो आपको सही गलत क्या है पूरी तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और क्लास के प्रारंभ में मैंने आपको बताया है कि नए साल में अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो इस साल यानी 2020 में जो बचे हुए 2 दिन है उसमें ले लें। तो और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अन्यथा आप अगले साल लेंगे तो आपके बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप जीएस का भी अलग, ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर जाएंगे। और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की शुरुआत की है, आप इसका लेक्चर देख सकते हैं, 3 लेक्चर हुआ है। अगला लेक्चर अगले मंथ से नए साल से शुरू होगा, तो आप ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और फिर
ज्योग्राफी और हिस्ट्री और जीएस में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट प्राप्त कर सके। और आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा वो मुझे भी बूस्ट प्रदान करता है। और इसमें जो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के भारत को हम लोग पढ़ रहे थे, अर्थात जहांगीर और शाहजहां के समय को, तो उसमें एक लेक्चर हम और डिजाइन किए हैं कि उस सब काल की क्या विशेषता थी और कुल मिलाकर उस काल की क्या नकारात्मक चीजें हमें दिखाई देती है। तो वो जब हम औरंगजेब के ऊपर अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।